हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फोटोन अकेडमी बाय प्रीति मैम। तो आज का जो सेशन है वो फिर से हम साइंस के 30 क्वेश्चन सी टेट के लिए लेकर के आ गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कैसे स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट को। क्या कह रहा है? क्ले सोइल इज मोर फर्टाइल एज कंपेयर टू लोमी सोइल। ठीक है, क्ले सोइल इज बेटर एरेटेड देन लोमी सोइल। इनकरेक्ट बताना है। वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ऑफ क्ले सोइल इज बेटर देन ऑफ लोमी सोइल। द पार्टिकल साइज ऑफ क्ले सोइल इज मच स्मॉलर देन द लोमी सोइल। ठीक है, तो ये जो क्ले सोइल है यानी कि चिकनी मिट्टी की बात कर रहा है, तो इसके जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। पार्टिकल बहुत छोटे छोटे होने की वजह से बहुत ज्यादा पास पास होते हैं। पास पास होने की वजह से क्या होता है कि उनके अंदर जो एयर होती है वो बहुत कम होती है, और जो लोमी सॉइल है उसके पार्टिकल्स थोड़े से बड़े होते हैं। और पार्टिकल्स बड़े होने की वजह से क्या होता है कि उन पार्टिकल्स के बीच में एयर ज्यादा होती है, तो वो लोमी सॉइल जो होती है वो ज्यादा एरेटेड होती है, जबकि क्ले सॉइल है जो वो कम एरेटेड होती है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर 2 क्या कह रहा है कि क्ले सॉइल इज बेटर एरेटेड देन लोमी सॉइल, तो ऑप्शन 2 इज द इनकरेक्ट आंसर। द पार्टिकल साइज ऑफ, ये सही है। वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ऑफ क्ले सॉइल इज बेटर। हाँ, वाटर जो रिटेंशन कैपेसिटी होती है वो क्ले सॉइल की ज्यादा होती है। क्ले सॉइल हाँ ज्यादा फर्टाइल भी होती है लोमी सॉइल से, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following substance are present on the rubbing surface of a matchbox? मैचबॉक्स जो होती है उस पे जब हम घिस करके आग जलाते हैं तो उसके ऊपर जो वो रेड रेड वाला हिस्सा होता है वो किसका बना होता है? वो होता है रेड फास्फोरस और ग्लास पाउडर का। किसका होता है? रेड फास्फोरस और ग्लास पाउडर। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी सीक्रेट देयर हार्मोन। ए और बी है वो अपने हार्मोन सीक्रेट करते हैं। कब? व्हेन दे रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ग्लैंड सी। जब उनको सी ऑर्डर देता है, सी ग्लैंड जब उन ए और बी को ऑर्डर देता है तब क्या करते हैं? वो अपने हार्मोन सीक्रेट करते हैं। कौन कौन? ए और बी। तो सी कौन होना चाहिए इनमें से? सबसे पहले आप ये देखो कि सी इनमें से कौन सा हो सकता है। तो हमें पता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसको ही हम मास्टर बोलते हैं सभी ग्लैंड का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, सी पे पिट्यूटरी ग्लैंड आ जाएगा। जब पिट्यूटरी ग्लैंड ऑर्डर देगी किसको? थायराइड को और एड्रिनल ग्लैंड को, तब ये दोनों ग्लैंड, थायराइड और एड्रिनल ग्लैंड, अपने हार्मोन को सीक्रेट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द इमेज फॉर्म्ड बाय ए पिन होल कैमरा इज रियल। एक हम छोटी क्लासेस में या 6-7 क्लास में जब होते थे तो हम एक पिन होल एक्सपेरिमेंट करते थे। ठीक है, एक पिन के साइज का होल बनाते थे और उसमें से लाइट ट्रेवल करते थे, और जब उस पिन होल में से हम इमेज देखते थे तो वो इमेज रियल बनती थी। तो ये क्वेश्चन में यही कह रहा है कि पिन होल कैमरा की जो इमेज है वो रियल है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफर ए सुटेबल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। तो इसके लिए क्या स्टेटमेंट सही हो सकती है? तो जो पिन होल कैमरा का एक्सपेरिमेंट का जो मकसद था, जो उद्देश्य था, वो यही था कि हम उस एक्सपेरिमेंट के बेस पे ये बताते थे कि जो लाइट है वो ट्रेवल करती है इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ। किस में ट्रेवल करती है? लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द सेट comprising plant that produce bisexual flowers। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कौन से होते हैं? जिनके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों एक ही फ्लावर के अंदर अवेलेबल होते हैं, तो उसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो कौन कौन है इसमें? मस्टर्ड है, रोज है और पेटूनिया है। मस्टर्ड, सरसों, रोज, गुलाब और पेटूनिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टमक असर्शन दिया है इसने। स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट हेल्प इन ब्रेक डाउन ऑफ फूड। हमें पता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो स्टमक से रिलीज होता है और वो क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है फूड को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ता है। डाइजेस्टिव जूस नीड एन एसिडिक मीडियम टू एक्ट।
जब भी जो डाइजेस्टिव जूस होता है वो जब एक्ट करेगा तो उसको कैसा मीडियम चाहिए होता है, उसको एसिडिक मीडियम चाहिए होता है। तो ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है वो ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। आर इज A or R are true and R is the correct explanation of A. Option number fourth is the correct answer. Next question. What does the term nitrogen fixation means? नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या होता है? देखो, जो एनवायरनमेंट के अंदर नाइट्रोजन बहुत सारी भरी पड़ी है, उस नाइट्रोजन को पौधे, प्लांट्स हैं जो, वो ऐसे के ऐसे यूज नहीं कर सकते। उस नाइट्रोजन को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में प्लांट्स यूज करते हैं। तो कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो एनवायरमेंटल नाइट्रोजन है उसको कुछ नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, लाइक नाइट्रेट्स वगैरह में, और उन कंपाउंड्स को, नाइट्रेट वगैरह को, प्लांट्स हैं जो वो यूज करते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या बोलते हैं उसको? नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ऑप्शन पढ़िए। कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट बाय बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल। कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड इनटू गैसियस नाइट्रोजन, बिल्कुल नहीं। रिलीज ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन डेड ऑर्गेनिक, नहीं। कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू ए मोर यूजेबल फॉर्म फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो सुटेबल फॉर्म है उसमें कन्वर्ट करना, तो 67 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द सेट कंप्राइजिंग कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? जो एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेंज कर लेते हैं, उनको बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। तो इसमें से कौन कौन से हैं? स्नेक, फ्रॉग और कॉकरोच। स्नेक, फ्रॉग और कॉकरोच। जैसे कि ह्यूमन है, ह्यूमन क्या करता है? क्या हमारा टेम्परेचर सर्दी और गर्मियों में हमारी बॉडी का टेम्परेचर अलग अलग हो जाता है? नहीं, हमारा हमेशा टेम्परेचर देखो 37 डिग्री ही रहता है। तो ये होते हैं कोल्ड ब्लडेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एट विच ऑफ द फॉलोइंग पोजिशन डज ए स्प्रिंग हैव द लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी। एक स्प्रिंग है, वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब होती है? देखो, पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है स्प्रिंग की, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। क्या होती है? हाफ के एक्स स्क्वायर। और एक्स क्या है? जो स्प्रिंग के अंदर खिंचाव यानी कि एक्सटेंशन या कंप्रेशन जो उसके अंदर स्प्रिंग के अंदर हो रहा है, वो है ये एक्स। तो जितना ज्यादा कंप्रेशन होगा, या तो स्प्रिंग सिकुड़ जाएगा, या स्प्रिंग को हम फैला के रखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी क्योंकि एक्स ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर जो स्प्रिंग है ना तो वो एक्सटेंडेड है और ना ही वो कंप्रेस्ड है, तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। और अगर स्प्रिंग को हम अर्थ के ऊपर ऐसे लटका रहे हैं तो दूसरी फॉर्म जो है पोटेंशियल एनर्जी की, वो क्या हो जाएगी? दूसरी फॉर्म mgh। अगर स्प्रिंग को हमने हाइट अर्थ से थोड़ा ऊपर उठाया है तो उसकी कुछ ना कुछ हाइट होगी। अगर हाइट होगी तो उसके अंदर कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। लेकिन अगर हमने स्प्रिंग को अर्थ के ऊपर ही रख दिया है, अर्थ के बिल्कुल सरफेस के ऊपर यहाँ रखा हुआ है हमारा स्प्रिंग है जो, ऐसे करके, तो इस केस में जो स्प्रिंग की अर्थ से हाइट है वो जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो कब होगी पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की जीरो या मिनिमम? जब जो स्प्रिंग है ना तो वो एक्सटेंडेड है, ना ही वो कंप्रेस्ड है, और वो अर्थ पे रखा हुआ है। तो द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड टू द मिनिमम एंड इज लाइंग ऑन द ग्राउंड। क्या कह रहा है कि जो स्प्रिंग है वो कंप्रेस्ड है मिनिमम, तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होगी? नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या कहता है? द स्प्रिंग इज नाइदर कंप्रेस्ड नॉर पुल्ड आउट। ना तो वो कंप्रेस्ड है और ना ही उसको खींचा गया है, और वो अर्थ पे रखा हुआ है, तब ये ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। इन दोनों ही केस में जो पोटेंशियल एनर्जी है स्प्रिंग की, वो कैसी होगी? मिनिमम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70।
70 में क्या कह रहा है कि कौन सी यूनिट इनमें से जो है वो सेम फिजिकल क्वांटिटीज को दिखा रही है, किसको दिखा रही है, सेम फिजिकल क्वांटिटीज को। तो देखिए जो ऑप्शन नंबर, हम ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए पे चलते हैं। किलोग्राम, किलोग्राम कौन हो गया, किलोग्राम को किससे डिनोट करते हैं, वेट को, यानी कि फोर्स को। मास होता तो हाँ किलोग्राम मास, और मीटर स्क्वायर यानी कि डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर, और अपॉन में टाइम का स्क्वायर, ठीक है। एफ एम अपॉन में एक्स अपॉन टी, ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, और वेलोसिटी अपॉन में टाइम, फिर से क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू एम ए। तो ये जो यूनिट है ये किसकी यूनिट है, ये हमारे पास वर्क डन की यूनिट है। किसकी यूनिट है, ये हमारे पास वर्क डन की यूनिट है। वर्क डन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट टाइम, फोर्स पर यूनिट टाइम, ठीक है, वर्क डन होता है। और जो ये वाट सेकंड है ये भी किसकी यूनिट है, ये भी एनर्जी या वर्क डन की यूनिट है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए फेदर ऑफ मास 15 ग्राम इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट, इट इज राउंड टू फॉल विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। एक 15 ग्राम की का वो है पंख, जिसको क्या किया हमने, कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर से नीचे डाला है। तो क्या कह रहा है, उस पर नेट फोर्स एक्ट करेगा, वो कितना होगा। नेट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, m इंटू में ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। लेकिन देखिए जो f है वो मास तो दिया गया हमें 15 ग्राम, लेकिन एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। लेकिन ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट, यानी कि वेलोसिटी है वो टाइम के साथ चेंज हो ही नहीं रही है। तो एक्सेलरेशन विल बी जीरो। एक्सेलरेशन अगर जीरो होगा तो नेट फोर्स बॉडी पे कितना एक्ट करेगा, जीरो। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, select the set that correctly match the type of waste given in a column A with the approximate time taken by it to decompose which is in the given column। तो देखो क्या कह रहा है, प्लास्टिक बोतल कितना टाइम लेगी डिकम्पोज होने में, सिल्क का कोई कपड़ा है, स्कार्फ है, वो कितना टाइम लेगा, कॉटन शर्ट है, बनाना पील है, बनाना का छिलका, पेपर है। तो सबसे पहले सोचिए कौन डिकम्पोज होगा, सबसे पहले मुझे लगता है कि कागज। ई में कौन सा ऑप्शन जाना चाहिए, सबसे कम वाला टाइम, देखो इसमें से 10 to 30 डेज, 10 to 30 डेज, ठीक है। और ये बनाना पील है, ये कितना टाइम लेगा, 2 to 5 मंथ ले सकता है। तो ये इसका ये एग्जैक्ट तो दिया नहीं गया है टाइम, तो अप्रोक्सीमेट आंसर ही बताना है। तो इसका डी में देखो, डी में फर्स्ट चला जाएगा और ई में क्या चला जाएगा, थर्ड। डी में फर्स्ट और ई में थर्ड, दो ऑप्शन इस थर्ड वाले ऑप्शन में ही है। तो ऑप्शन नंबर सी 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement about the cell of living organism is correct। लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल के बारे में क्या करेक्ट है, all are microscopic and cannot be seen with a naked eye। ठीक है, ये गलत स्टेटमेंट है। हम सोचेंगे कि ये सही है, लेकिन देखो जो एग होता है किसका, मुर्गी का, जो अंडा होता है वो भी एक ही सेल से बना होता है और उस सेल को हम अपनी नेक्ड आई से देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द इनकरेक्ट। ऑल हैव सेल वॉल, नहीं, सबके ऊपर सेल वॉल नहीं होती। ऑल हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्या सबके न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन होती है, नहीं। जो प्रोकैरियोटिक्स होते हैं उनकी जो न्यूक्लियस होता है उनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। ऑल हैव सेल मेम्ब्रेन, हाँ सेल मेम्ब्रेन सभी के ऊपर होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयन दिया गया है X3 पॉजिटिव इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन एलिमेंट X, ठीक है। एटॉमिक मास जिसका कितना है
27, x दिया गया है, उसका एटॉमिक मास 27, एटॉमिक नंबर कितना है 13। द नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन इन x3 इज रिस्पेक्टिवली। देखो प्रोटॉन कितने होते हैं, जो एटॉमिक नंबर होता है ना उसी के इक्वल हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, और प्रोटॉन कितने हो गए यहाँ पे 13। इलेक्ट्रॉन भी कितने होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन भी हमारे पास 13 होने चाहिए, तभी तो जो एलिमेंट है वो बैलेंस होता है। और न्यूट्रॉन कितने होते हैं, जो एटॉमिक मास होता है उसमें से हम क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 7 में से 3 गया तो 4 और 1, ये हो गए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। लेकिन जो x है उस पे वो है 3 पॉजिटिव, उसने क्या किया है, अपने 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रखा है, तब वो x 3 पॉजिटिव स्टेट में आया हुआ है। तो प्रोटॉन को नहीं छेड़ा, न्यूट्रॉन को नहीं छेड़ा, इलेक्ट्रॉन को छेड़ा है, इलेक्ट्रॉन 3 कम हो गए हैं। तो रिस्पेक्टली सबसे पहले कौन किसको पूछ रहा है, प्रोटॉन को। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 13, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10, क्योंकि 3 उसने दे रखे हैं, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं 14। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक करंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट इज ए क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। देखो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है हम सोचते हैं कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि उसके पास डायरेक्शन होती है। हमें पता है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, है ना, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, मान लिया इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो जो करंट की डायरेक्शन है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन से अपोजिट होती है। ठीक है, तो हमने देखा कि करंट का कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड भी होता है और करंट की डायरेक्शन भी है। तो ये कैसी क्वांटिटी होनी चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी वही तो होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। लेकिन जो करंट है ना, वो वेक्टर एडिशन के जो लॉज होते हैं, जिन लॉज को यूज करके हम क्या करते हैं, वेक्टर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं, वो जो सारे रूल्स हैं वो करंट के ऊपर लागू नहीं होते हैं। इसलिए द करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्टिल इट हैव डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो क्या कह रहा है, बोथ सॉरी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, density of 4 liquid ABCD and ABCD are given। ठीक है, डेंसिटी दी गई है, ए की 785, बी की 820, सी की 924 और डी की है 1020। तो क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट इन लिक्विड ए मे और मे नॉट फ्लोट इन लिक्विड बी। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट इन लिक्विड सी मे और मे नॉट बी। देखो सी की कितनी है 924 है और ए की कितनी है 785 है। तो जो ऑब्जेक्ट सी के ऊपर तैर रहा है तो वो क्या है, डी के ए के ऊपर भी तैरेगा, वो तैर भी सकता है और वो नहीं भी तैर सकता है। ठीक है, वो तैर भी सकता है और नहीं भी तैर सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल कंटेन देयर ओन डीएनए। इनमें से कौन से सेल ऑर्गेनेल ऐसे हैं जिनके पास खुद का डीएनए होता है। कौन कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, न्यूक्लियस होता है और प्लास्टिड होता है। ए बी सी ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, during a fertilization the sperm cell from the father and the egg cell of the mother fuse to form a W which divide repeatedly to give rise to a ball of cell. The cell begin to develop into a different organ and tissue. This developing structure called X embedded in the wall of Y and stage of X in which all body part can be identified is called Z. देखो ये कह रहा है कि फादर के स्पर्म सेल और मदर की जो एग सेल है वो दोनों कंबाइन हुए और उन्होंने किसको बनाया, एक्स को बनाया।
किसको बनाया, एक्स को बनाया। फिर जो एक्स है वो इम्बेड हो गए किसकी वॉल में, वाई की वॉल में। वाई है जो उसके वॉल में एक्स इम्बेडेड हो चुका है। और क्या कह रहा है कि जब उस एक्स के सारे बॉडी पार्ट्स हमें दिखने लगे तो वो क्या कहला रहा है, जेड कहला रहा है। तो जेड किसको बोलेंगे हम, फोइटस को बोलेंगे, कि जो भ्रूण है जो हमारा बन गया है वो होगा। और जेड जो सॉरी डब्लू डब्लू क्या होगा हमारे पास, डब्लू क्या होगा हमारे पास, जाइगोट। ठीक है, पहला जाइगोट और लास्ट वाला है फोइटस। और जो वाई है, वाई की दीवारों पे जो चिपका हुआ है जाके वो क्या है हमारे पास, यूट्रस। तो जेड है फोइटस, वाई है यूट्रस। जेड है फोइटस और वाई है यूट्रस। और उससे पहले जो बना वो एम्ब्रियो बना। और सबसे पहले जब एग सेल और स्पर्म सेल मिले थे तो हमारे पास जाइगोट बना था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ आर स्ट्रेट लाइन। निम्न में से कौन सा ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए, ये है डिस्टेंस और ये है टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और बॉडी किस पे है, रेस्ट पे है। तो क्या वो स्ट्रेट लाइन होगा, बॉडी किस पे है, रेस्ट पे है। रेस्ट पे है तो उसका एक एक जो पोजीशन है उसी पे रेस्ट पे है तो बढ़ ही नहीं रहा है। तो टाइम एक्सिस के आ जाएगा, टाइम एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, और दूसरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये है वेलोसिटी और ये है टाइम ग्राफ। मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी पर यूनिट टाइम चेंज ही नहीं हो रहा है तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही रहेगा। ठीक है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी किसी भी स्पीड से चेंज नहीं हो रही तो ये भी एक कांस्टेंट है। और क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी विद डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी, ये कैसा होता है, ये हमारे पास पैराबोलिक ग्राफ होता है। और डी वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी एट रेस्ट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये भी स्ट्रेट रेस्ट पे है तो स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। तो ए बी डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर नॉट फिजिबल। निम्न में से कौन सी रिएक्शन फिजिबल नहीं है। एल्यूमिनियम है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, आगे प्रोडक्ट तो दिया ही नहीं है रिएक्शन का। PbSO4 आयरन को फिजिबल, देखो ऑप्शन नंबर, देखो एल्यूमिनियम है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है तो इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। हमने जो केमिकल सीरीज पढ़ी थी उसमें देखा था कि एल्यूमिनियम ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है और कॉपर नीचे एग्जिस्ट कर रहा है तो एल्यूमिनियम है इस कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा तो ए तो होगा। ए वाला ऑप्शन तो कैंसिल करो। सी वाला देखो, जो जिंक है कैल्शियम ऊपर आता है। ठीक है, कैल्शियम ऊपर आता है और जिंक नीचे आता है तो ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है लेकिन केमिकल सीरीज का जो नीचे आता है वो ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकता तो सी भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये नॉट फिजिबल ही बोल रहे हैं। और बी में क्या है, हाँ बी में ये रिएक्शन, ये देखो Mg और ZnSO4, Mg ऊपर आता है, ये भी हो सकती है, ए हो सकती है और डी हो सकती है लेकिन बी ना तो बी होगी और ना ही सी होगी तो ये दोनों नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ये जो लेड और आयरन है ये केमिकल सीरीज में जो है पास पास एग्जिस्ट करते हैं, है तो हालांकि ये आयरन ऊपर लेड से लेकिन ये बिल्कुल पास पास है। इतनी एक्टिविटी नहीं है आयरन की कि लेड को डिस्प्लेस कर सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not correct in respect of the activity suggested as a part of the extended learning। हिंदी में पढ़ते हैं। पाठ्य पुस्तकों में विस्तारित अधिगम एक्सटेंडेड लर्निंग
के भाग के रूप में सुझाई गई गतिविधियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? एक्सटेंडेड लर्निंग है। एक्सटेंडेड मतलब विस्तार से अधिगम करवाना, एक्सटेंड करके उनको लर्निंग कराना। ये विद्यार्थियों के मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण आधार बनते हैं। ऐसे तो कोई खास बात नहीं है। ये बच्चों के ज्ञान और कौशल के भंडार में एक महत्वपूर्ण मूल्यवर्धन है। ये बच्चों का जो ज्ञान है या उनके जो कौशल है उनको इंक्रीज कर सकते हैं। ये सही है आंसर? नहीं है बताना है, ठीक है, नहीं है बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये तो देखो सही है, ये तो हो सकता है। इनमें से कुछ के लिए विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार की जानकारियां एकत्रित करने तथा स्वयं निष्कर्ष निकालने की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। इनमें से कुछ विशेषज्ञों, शिक्षकों और व्यापक समाज के साथ बच्चों की बातचीत को बढ़ावा देते हैं। एक्सटेंडेड लर्निंग करा रहे हैं, विशेषज्ञों से बात करा सकते हैं या समाज के साथ कुछ रिएक्टिविटी करा सकते हैं, तो ठीक है। तो ऑप्शन नंबर, ये सिर्फ मूल्यांकन का आधार नहीं बनता, ये बहुत अच्छी चीज है बच्चों को लर्न कराने के लिए, अधिगम कराने के लिए। ऑप्शन 8, क्वेश्चन नंबर 82, which of the following is are ordinary not implied in the context of कंटेंट वैलिडिटी ऑफ साइंस कैरिकुलम? साइंस का जो पाठ्य कैरिकुलम है, पाठ्यचर्या है, उसकी कंटेंट की वैधता से क्या मतलब है कि कंटेंट वैलिड है या नहीं है? तो क्या है, कंटेंट वैलिड है या नहीं है? देखो, विषय वस्तु अद्यतन अपडेट होनी चाहिए, ठीक है। अवधारणाओं का सटीक निरूपण किया गया है। कंटेंट की वैधता देखनी है। कुछ शिक्षार्थियों के लिए अवधारणाओं को तुच्छ या सरलीकृत बना दिया गया है। देखो, निहित नहीं है पूछा है इसने, नहीं है पे ध्यान देना है। तो मतलब कंटेंट है जो कैसा होना चाहिए, कैसा कंटेंट वैलिड रहेगा? कंटेंट कैसा हो जिसमें वैल्यू, विषय वस्तु, जो भी ऑब्जेक्ट है वो सारे अपडेटेड हो, और जो भी हाइपोथेसिस है, जो भी अवधारणाएं होती हैं वो अच्छे तरीके से दी गई हो, या फिर कुछ शिक्षार्थियों के लिए अवधारणाओं को सरल बना के दिया गया हो उसमें। नहीं, ये तो बिल्कुल नेगेटिव आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 4 यहाँ से चला जाएगा। कक्षा 7 में जीवों में श्वसन अध्याय को पढ़ाने के बाद एक शिक्षिका अपने छात्रों के साथ निम्नलिखित गतिविधि करती है। वे 3 प्रश्नलियां लेते हैं और प्रत्येक का 3/4 भाग पानी से भरते हैं। 3 टेस्ट ट्यूब ली है और उसमें से तीनों टेस्ट ट्यूब का जो 3/4 पार्ट है वो उसने पानी से भर दिया है। प्रश्नलियों पर ए बी सी अंकित किया गया है। वे प्रश्नली ए में एक स्नेल, प्रश्नली बी में एक जलीय पौधा तथा सी में एक स्नेल और पौधा दोनों रखते हैं। शिक्षिका फिर छात्रों से पूछती है कि प्रश्नावली में CO2 की सांद्रता सबसे अधिक होगी। इस मामले में शिक्षिका किस प्रक्रिया कौशल पर बल दे रही है? कि शिक्षिका फिर पूछती है कि किस प्रश्नावली में CO2 की मात्रा सबसे ज्यादा होगी। तो ये क्या है कि उसको पता है पहले से ही कि जो CO2 की मात्रा किस में ज्यादा होगी, तो उसने वो जो है वो पहले से ही प्रिडिक्शन लगाया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देखो, ये अप्लाइड क्वेश्चन है और सीटेट हमेशा अप्लाइड क्वेश्चन ही पूछता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ओपन एंडेड क्वेश्चन फ्रॉम अमंग ऑफ द फॉलोइंग। ओपन एंडेड क्वेश्चन बताना। व्हाट इज सेलुलोज मेड ऑफ? सेलुलोज किसका बना होता है? हम झट से बता देंगे, ये तो ओपन एंडेड हुआ ही नहीं। ओपन एंडेड क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है कि एक उस क्वेश्चन को पूछने पर जो स्टूडेंट्स है वो डिफरेंट आंसर दे, ठीक है। कोई कुछ बोले, कोई कुछ बोले, कोई कुछ बोले, ये नहीं हो कि उसका एक फिक्स आंसर ही हो। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उनको ओपन एंडेड बोलते हैं। वाई कैन ह्यूमन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज? ठीक है, ह्यूमन सेलुलोज को डाइजेस्ट क्यों नहीं कर पाता? इसका भी एक सिंपल सा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट वुड हैपन इफ? ये जो इफ वाले होते हैं ना, ये होते हैं ओपन एंडेड। ह्यूमन कुड डाइजेस्ट सेलुलोज, क्या होता अगर ह्यूमन जो है वो डाइजेस्ट कर पाता सेलुलोज को? तो बच्चे डिफरेंट सोचेंगे, डिफरेंट आंसर देंगे। तो दिस इज द ओपन एंडेड क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following cannot be considered as a valid reason for including socio-scientific issue such as GM food in the school science curricula?
विद्यालय की जो विज्ञान पाठ्यचर्या में सामाजिक वैज्ञानिक मुद्दे को शामिल करने के लिए निम्नलिखित में से एक वैध कारण नहीं माना जाता। ठीक है, नहीं माना जाता पे फोकस करना है। विज्ञान की प्रकृति के बारे में समझ विकसित करने में सहायक है, तो इसलिए नहीं माना जाता। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है तर्क कौशल विकसित करता है, इसलिए नहीं मानते। साक्ष्य आधारित तर्क में संलग्न होने की क्षमता विकसित करता है, इसलिए नहीं मानते। विज्ञान को एक अंतिम अनुशासन के रूप में सराहने में सहायक है, नहीं, ये गलत ऑप्शन है। ये सारे पॉजिटिव आंसर हैं, ये तो हेल्प करते हैं सामाजिक वैज्ञानिक मुद्दों में, ठीक है, लेकिन ये जो फोर्थ वाला है ये हेल्प नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर अबाउट द कैरिकुलर प्रैक्टिस करंटली बीइंग फॉलोड इन द स्कूल। वर्तमान में विद्यालयों में अपनाई जा रही पाठ्यचर्या संबंधी प्रथाओं के बारे में कौन से सही हैं। उच्च प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान और गणित को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के रूप में एकीकृत करके पढ़ाया जाता है। गणित को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के रूप में पढ़ाया जा रहा है, नहीं, गलत है। माध्यमिक शिक्षा में भौतिकी, रसायन विज्ञान यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को विज्ञान के एकीकृत रूप में पढ़ाया जाता है, ठीक है, बी सही है। और जो प्राइमरी क्लासेस होते हैं उनमें क्या करते हैं, विज्ञान यानी कि साइंस और सोशल साइंस को ईवीएस के रूप में पढ़ाते हैं, तो बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों का एक समूह गतिविधि में व्यस्त है। वे एक बीकर में सामान्य नल के पानी का क्वथनांक माप रहे हैं। इस कार्य पर उनका आकलन करने के लिए निम्न में से कौन सा उपयुक्त सूचक नहीं है। यह सुनिश्चित करना कि थर्मामीटर बीकरों की दीवार को न छुए। थर्मामीटर का जो लिस्ट काउंट है पर ध्यान देना। क्वथनांक ताप को निश्चित रूप से 100 डिग्री मापना, नहीं, ये गलत है कि नल का पानी लिया है, हो सकता है 100 डिग्री पे उबले ना उबले, उसका बॉइलिंग टेम्परेचर हो सकता है 100 से ज्यादा हो, तो नहीं पूछा है, ये नहीं है कि भाई उनको ये निश्चित ही कर दें कि 100 डिग्री सेल्सियस पे ही ये पानी बॉईल होना चाहिए, नहीं, ये गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द following would be the most suitable activity to introduce the concept of image formation in the spherical mirror in a class 7th। जो स्फेरिकल मिरर होते हैं जो दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर दो टाइप के होते हैं। तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर को बच्चों को समझाना है, 7th क्लास के बच्चे हैं, तो इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है जो सही रहेगा। छात्रों को चमकदार स्टील के चम्मचों के साथ खेलने और उनमें अपने प्रतिबिंब देखने के लिए कहा जाए। छात्रों को समतल दर्पण नहीं, ये तो स्फेरिकल है ही नहीं, प्लेन मिरर। तो छात्रों को परावर्तन के नियम समझाने से कुछ नहीं होगा। छात्रों को कर्व्ड मिरर में किरण या आरेख नहीं, ये भी गलत है। देखो, छात्रों को अगर हम स्टील की चम्मच दे दे तो जो स्टील की चम्मच का अंदर धसा हुआ हिस्सा होता है ना जिससे हम खाते हैं, वो तो किसकी तरह से बिहेव करेगा, कॉनकेव की तरह से बिहेव करेगा। और जो उसका बाहर वाला हिस्सा दिखता है ना, वो कॉन्वेक्स लेंस की तरह से बिहेव करता है। तो हम क्या करेंगे, बच्चों को चमकदार ये चम्मच दे देंगे और इससे समझाना इजी हो जाएगा। अच्छी विज्ञान शिक्षा बच्चे के प्रति सच्ची जीवन के प्रति सच्ची अनुशासन के प्रति सच्ची होती है। निम्नलिखित में से किस में कथन निहित नहीं है। तो विज्ञान शिक्षा को बच्चे और उसके पर्यावरण के बीच में एक कड़ी बननी चाहिए, नहीं है, पूछ रहा है। विज्ञान शिक्षा को छात्रों को विज्ञान की प्रक्रिया को प्राप्त करने में मदद करनी चाहिए, सही है। विज्ञान शिक्षा को छात्रों को स्कूल में अनुशासित रहने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए, सही है। विज्ञान कक्षा की प्रथाएं विकासात्मक रूप से उपयुक्त होनी चाहिए, सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द 89 का क्वेश्चन है। तो क्या है, विज्ञान शिक्षा को छात्रों को स्कूल में अनुशासित रहने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए, नहीं, विज्ञान ये गलत ऑप्शन है, नहीं है। छात्रों को अनुशासित विज्ञान की शिक्षा ऐसी नहीं होनी चाहिए कि छात्रों में डिसिप्लिन ही बना के रखेगी। विज्ञान की शिक्षा से डिसिप्लिन का कोई भी लेना देना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 90 एंड द लास्ट वन, निम्नलिखित में से किसी दल शिक्षण टीचिंग का सही औचित्य माना जा सकता है। टीचिंग जो टीचिंग होती है उसमें क्या होता है कि बहुत सारे अलग अलग जगह के टीचर, अलग अलग स्कूल के टीचर आते हैं और वो एक टीम के रूप में पढ़ाते हैं, तो सबका ज्ञान बच्चों को मिलता है, सबकी एक्टिविटी देखने को बच्चे को मिलती हैं। तो
यह विविध विशेषता वाले शिक्षकों से छात्रों को लाभान्वित करता है। सही ऑप्शन है। यह बड़े आकार की कक्षाओं के लिए एक प्रभावी रणनीति है। नहीं, यह मूल्यांकन से कोई लेना देना नहीं है। यह छात्रों की भागीदारी बढ़ाने में मददगार है। नहीं, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो आज के हमारे 30 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप लोगों को ये क्वेश्चन अगर हार्ड लग रहे हैं तो मैं आपको बता के चलूंगी कि आपको इस लेवल की तैयारी करनी ही करनी है, बिकॉज ये क्वेश्चन सीटेट के डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैंने उठाए हैं। तो आप क्वेश्चन का लेवल देखें और उसी लेवल के अकॉर्डिंग तैयारी करें। थैंक यू सो मच।